नमस्कार मित्रों। आज हम जो चुनाव परिणाम आए हैं 4 जून को, उसका एक छोटा सा एक एनालिसिस करके देखेंगे कि लोग जो कह रहे हैं कि हम अयोध्या जाएंगे और अयोध्या के लोग गद्दार हैं, हम वहाँ से हम सामान नहीं खरीदेंगे, हम अपना घर से सामान लेके आएंगे, यो करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। या चुनाव में उस जाति ने हमें उस जाति ने भाजपा सपोर्ट नहीं करा, और तो और गद्दारी जैसे शब्द भी उपयोग हो रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह की चीज़ों को फॉरवर्ड करने से पहली बात तो ना करें, और अगर इस तरह के कोई मैसेज आया करें तो एकदम फॉरवर्ड करने की जल्दबाजी से पहले उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। क्या हुआ है कि हम अनजाने में फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन फॉरवर्ड होने के बाद वो मैसेज कहीं के कहीं जाते हैं, और एक समझदार और एक अच्छा नागरिक होने के नाते किसी भी चीज़ को आगे फॉरवर्ड करने से पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर एक छोटा सा मंथन करें। हम सब लोग किसे गद्दार कह रहे हैं? क्या हिंदू गद्दार है? वो है जिस जाति ने जिस धर्म ने, जिस लोगों ने इस देश के लिए इतने बलिदान करे। आप एक बात देखो कि कभी भी, चाहे अंग्रेज़ों के अटैक हुए, इस्लामिक अटैक हुए हो, क्या है, कुछ भी हुए हो, हारे जीते, संघर्ष किसने करा? हम आपस में भी लड़े, सब करा, लेकिन इस चीज़ से, इस राष्ट्र के लिए संघर्ष किसने करा? हिंदू ने, सनातनियों ने हैं। और आपस में लड़ेंगे भी, क्योंकि भाई भाई हैं आपस में, कभी नाराज़गी भी हो सकें, वो भी हो सकें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि गद्दार कह देंगे। जिन्हों के का इतिहास इस राष्ट्र के बलिदानों, उनके बलिदानों से भरा पड़ा है, उन्हें हम लोग कह रहे जरा से उसके बाद के वो गद्दार। ऐसे गद्दार शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे? देखो, हमेशा किसी जाति धर्म से अलग बात करें कि इस राष्ट्र के लिए अगर कोई लड़ा है शुरू से ही, चाहे वो हारे जीते वो है, क्या रहा इतिहास वो है, लेकिन संघर्ष भी किन्होंने किया? उन्होंने ही किया ना। तो इसलिए कभी भी वो ना करो। वो होए कि परिस्थितियाँ कैसी होएं, वो होएं, लेकिन इस देश के प्रति जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनका ऊपर एक तो क्वेश्चन उठाना गलत है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अयोध्या के ऊपर कह रहे कि हम अयोध्या जाएंगे, लेकिन वहाँ से हम वो नहीं खरीदने के, ये चीज़ गलत है। इस चीज़ का ज़्यादा इस तरह से प्रचार करना गलत है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। अभी देखो, आपने देखा हो कि चुनाव में बहुत मेहनत करी गई, बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई, लेकिन ये क्या था? चुनाव एक नैरेटिव्स का चुनाव था। और एक आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि एक बहुत 2 साल से एक नाम चल रहा था, जॉर्ज सोरोस। क्या नाम है? एक ऐसा आदमी था कि जो भारत में ये जो हमारी सरकार है उसके खिलाफ 2-3 साल से काम कर रहा था। एक बार अडानी ग्रुप के खिलाफ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके साथियों ने, तो उससे अडानी ग्रुप के एकदम शेयर बहुत तेज़ी से गिरे थे। क्या है हमारे साथ समस्या? क्या हो हमारे साथ नहीं, सब पूरी दुनिया में ही है कि हम लोग नैरेटिव्स पे बहुत चले हैं, विमर्श पे बहुत काम करें। तो उन्होंने उसकी जो ओपन सोसाइटी के नाम से उसकी जो संस्था है, अब आप ये देखो कि $32 बिलियन उसे उन्होंने लगाए हुए हैं। वो दुनिया में इसी चीज़ पे काम करता है कि दूसरे देशों की इकोनॉमी को ख़त्म करे, इकोनॉमी पे अपना कब्जा करे, और वो क्या काम करे कि जो दो सरकारें हैं उन्हें कमज़ोर करें। बहुत सारी सरकारें गिरने का, उठाने का, उसका यही काम है। और उसका अपना जो वो जो है इकोनॉमिक का, इससे अंदाज़ा लगा सकें कि कुछ लोग उसे इकोनॉमिक टेररिस्ट तक कहे हैं। फ्रांस ने उसे सज़ा सुनाई हुई है
जहाँ पे हंगरी में वो पैदा हुआ था कि वहाँ एक लॉ है एंटी सोरोस लॉ, जो उसी के नाम पे बना हुआ है, जिस पे उसका खुद का जन्म वाला देश ने एक वो बनाया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उस जिसने एक झटके में इंग्लैंड की इकोनॉमी ध्वस्त कर दी थी और एक रात के अंदर $15 बिलियन कमा लिए थे। जिसने थाईलैंड की इकोनॉमी इस तरह से बर्बाद करी, इस तरह से बर्बाद करी कि वो आज तक थाईलैंड उभर नहीं पाया। जापान जैसों तक को झटका दे दिया, रूस से इन सो सबसे। वो एक साइको टाइप का सा कह सकें किस तरह का आदमी है, जो अपना जिसने खूब पैसा कमाया, खूब अर्निंग करी और क्या नाम है, अपनी एक फिर संस्था बनाई के पैसे तो बहुत कम गए। ओपन सोसाइटी नाम है उसकी संस्था का। फिर वो क्या काम करे, दुनिया भर में उन्हें हिलाने का काम करे सरकारों को। सरकारें कैसे हिलें, क्या नाम है, कौन लड़ेगा उनके खिलाफ, क्या लड़ेगा, इस चीज़ में आपको भी मुझे भी कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो वहीं के लोगों को, वहीं के सोर्सेज को इस्तेमाल करें, हैं, उन्हें ही फंडिंग करे, लगा देवे। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अब देखो चुनाव में क्या क्या चीज़ हुई, क्या नाम है कि मतलब के आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं एक छोटी छोटी सी 2-3 बात बताना चाह रहा था। नंबर 1 बात, आज के टाइम में एक नैरेटिव चला के आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। 50 से ज़्यादा संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने अल्पसंख्यक का न दर्जा दे के उन्हें वहाँ पे आरक्षण ख़त्म कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे उसमें हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे जो वो हैं, वो उन्हें आरक्षण की सुविधा नहीं। और ऐसे 50 से ज़्यादा संस्थान हैं जहाँ पे क्या नाम है, आरक्षण है नहीं SC ST OBC का। तो अब आप एक बात बताओ, वो आरक्षण ख़त्म किसने करा था, किसने करा वो ख़त्म। दूसरी चीज़, अगर क्या नाम है, आप एक बात सुनो, अगर मैं आपसे दोबारा से, वो लंबा विषय हो जाएगा। अगर इस देश में आज़ादी के समय अगर बाबा साहब का वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने बड़े देशभक्त थे। उन्होंने कभी ना तो उन्होंने कभी विभाजन समर्थन करा, विभाजन हुआ तो क्या नाम है, वो क्या नाम है, पाकिस्तान नहीं गए हैं, मंडल साहब चले गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि मैं कहाँ जन्मा, मेरी आस्था किसके प्रति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। 370 और पता नहीं जितने भी देश के खिलाफ कांग्रेस की गवर्नमेंट में उस टाइम पर निर्णय लिए गए थे, बाबा साहब ने किसी चीज़ का समर्थन नहीं करा। बाद में उसी कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने का काम करा। तो और क्या ना, आप अगर ये देखें, अगर पिछले 10 साल का काम देखें कि मोदी गवर्नमेंट ने चाहे SC ST आयोग हो, चाहे क्या नाम है OBC आयोग हो, उन्हें एक व्यवस्थित करने की व्यवस्था बनाई। तो अब लेकिन कोई बात नहीं, एक नैरेटिव चला। बाद में प्रधानमंत्री ने उस पर खूब वो दिए कि नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, संविधान को तो बाबा साहब भी नहीं ख़त्म कर सकते, क्या नाम है, अब वो आत्मा है भारत की, बहुत सारी चीज़ कहा। लेकिन क्या नाम है, एक नैरेटिव चला और उस नैरेटिव में वो SC ST समाज, मैं खासकर अगर यूपी की बात करूं, जिसके लिए पूरे जीवन भर बहन मायावती जी लड़ी, जिन्होंने लिए उन्होंने संघर्ष करा, काशीराम जी ने जिस समाज के लिए संघर्ष करा, और उसी समाज ने उन लोगों के साथ में खड़े हो गए जिन्होंने बहन जी की हत्या करने का प्रयास करा। बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनका हत्या के साथ साथ उन्हें बार बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी। उन लोगों के साथ जाके खड़े हो गए वो, केवल किस डर में कि वो कहीं संविधान ख़त्म ना हो जा। बहन जी, आप अगर देखो भाजपा ये सब वो होने, कांग्रेस सपा वो सब वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, उन्होंने मतलब
उस महिला पे उन पे जो क्या नाम है, हो सकता है मायावती जी से किसी चीज़ पर नाराज़गी हो, कुछ हो लोगों की, कुछ चीज़ों पे विषयों पे भेद हो सकें, लेकिन आप उनका एक चीज़ देखो कि उनका संघर्ष कितना है अपने समाज के लिए, एक समाज के लिए। और कभी भी उनका कोई ऐसा निर्णय, उनका ऐसा वक्तव्य नहीं आप देख सकते कि जिसमें उन्होंने राष्ट्र के खिलाफ कोई चीज़ कही हो। तो वो सब उनका संघर्ष भूल के उनके खिलाफ जाके खड़े हो गए। उसका एक नैरेटिव का वो हुआ कि आप ये देखो कितना बड़ा नैरेटिव चला पूरे समाज में, पूरे देश में, कि क्या नाम है, फिर भी उसके बावजूद भी हम क्या नाम है, पहली बार जाड़ सरो इतनी हिम्मत मेहनत करने के बाद भी, इतना पैसा लगाने के बाद भी सरकार बनाने से नहीं रोक पाया। सरकार बनी और उसके लिए अगर कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं है सरकार बनाने, उसके लिए वो लाखों करोड़ों लोग जिनकी आस्था है, जिन्हें इस देश के से प्यार है, वो है, जिन्होंने वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि वो उन्हें देश से प्यार नहीं है। समय हुए हर चीज़ का एक वो हुए, तो किसी चीज़ को एक तो गद्दार कह जैसे विषय कहने बहुत गलत है, गद्दार जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। दूसरी चीज़, भगवान राम हमारी आस्था का विषय है। एक अगर सीट आवेंगी जावेंगी, चुनाव जीतते जाएंगे हारे जाएंगे, लेकिन उस चीज़ से जो इस हमारे जो प्राण तत्व हैं, इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं भगवान राम, उनके वहाँ के हम वहाँ पे जावेंगे, वहाँ हम प्रसाद नहीं खरीदने के, इस तरह की बात बिल्कुल गलत है। इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर कोई भी विषय आया करे, कोई भी सब्जेक्ट आया करे, उस चीज़ पे एक बार चिंतन करें और उसकी गहराई तक जाएं। इससे अच्छा चीज़ क्या होगी कि एक तो हम उन नैरेटिव से बचेंगे, और उन नैरेटिव से बचने के साथ साथ क्या नाम है, हम दूसरों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हम गलत चीज़ फॉरवर्ड कर रहे। देखो सरकारें, पार्टी, ये सब चीज़ अलग विषय हैं। मेन विषय होता है राष्ट्र और जो क्या नाम है हमारा विचार। अगर राष्ट्र और विचार एक जैसे, एक व्यवस्थित, सबके एक जैसे नहीं होंगे, सबका राष्ट्र के प्रति चिंतन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र को नुकसान होगा। आपस में चुनाव पार्टियां इन सब से अलग, सारे चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले एक चीज़ है कि हर विषय से अलग हटके हर विषय पर कम से कम हर भारतीय को इतना वो करना चाहिए कि वो ये देखे कि मेरे इस कृत्य से, मेरी किसी चीज़ के समर्थन से, मेरे किसी चीज़ को फॉरवर्ड करने से, मेरे किसी विषय का समर्थन करने से या मेरे किसी विषय का विरोध करने से मेरे राष्ट्र को तो कोई नुकसान नहीं, मेरे देश के लिए वो क्या अच्छा है वो ही। क्योंकि राष्ट्र, धर्म यो सनातन है। पार्टियां आवेंगी जावेंगी, संगठन बनेंगे, ख़त्म होंगे, हर चीज़ होगी, लेकिन राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। तो इसलिए अपने राष्ट्र का चिंतन हमेशा करें, अपने विचार का चिंतन हमेशा करें। अगर जब तक हमारा विचार, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति ये सब बची रहेंगी, राष्ट्र हमेशा बचा रहेगा। तो इसलिए कोई भी अगर किसी को आदमी को ये लग रहा हो कि वो आप कोई चुनाव में कमज़ोर हुए या हुई, सीट घटना बढ़ना किसी चीज़ का वो नहीं होता। अल्टीमेटली इतनी बड़ा जो षड्यंत्र था, विश्वव्यापी षड्यंत्र था जो अपनी 3 साल से लग रहा था, एक दिन के अंदर कई लाख करोड़ क्या नाम है इकोनॉमी, अगर अभी देखा आपने एकदम डाउन जा रही, एकदम वो हो रहा, तो इसका मतलब आप उस चीज़ का देखो कि हमारे जरा से इससे देश को कितना बड़ा नुकसान हो सके। 2-4 लाख करोड़ जो मतलब इतने जो हुए वो कमाने में, देश को अर्न करने में बहुत दिन लग जाए, और एक ही झटके में इतना बड़ा लॉस होना, अगर शेयर बाज़ार को एकदम इतना बड़ा लॉस हुआ, वो लॉस किसी की पार्टी के आने या जाने से नहीं हुआ था,
जब यो कन्फर्म हुआ कि पार्टी वो हो रही, मतलब वापसी भाजपा की हो रही, तो वो जो विदेशी ताकतें थी वो था, उन्होंने एक बार फिर इस देश को कमज़ोर करने के लिए जो उन्होंने अपना इन्वेस्ट करा हुआ पैसा था उसे वापसी ले लिया, है ना। और वापसी लेके वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम इस देश की इकोनॉमी को भी डगमगा सकें और वो भी कर सकें। तो छोटी छोटी सी चीज़ों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नमस्ते।